नमस्कार। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मधुबनी जिले के बाबूबढ़ी विधानसभा से जो राजद यानी महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनसे चुनावी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं और उनसे आज जानेंगे कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या है। इससे पहले पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में यहाँ की समस्याएं क्या रही है, आगे जो वो अगर जीतेंगे तो उनके लिए क्या प्राथमिकताएं रहेगी क्षेत्र के लिए, और उन्हें कितना जनता के बीच जा रहे हैं तो कितना भरोसा मिल रहा है आगे। इन सभी मुद्दों पर आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आप मैदान में हैं, पार्टी ने आप पर दाव लगाया है। सबसे पहला प्रश्न कि आप अपने आप को इस बार चुनाव में कहां देखते हैं? चुनाव में हम मैदान में हैं और जनता के आशीर्वाद से इस चुनाव को जीत हासिल करके हम अपने नेता को झोली में देंगे। हम मजबूत स्थिति में हैं। बाबूबढ़ी विधानसभा की जनता सब लोग समाजवादी विचारधारा से वोट होकर लालू प्रसाद जी के साथ रहा है। बाबूबढ़ी विधानसभा के भी जितने लोग हैं, खास करके नौजवान, बिहार के में श्री तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और सारे लोग उसमें एक्टिव भी हैं। इसलिए सीट राजद के झोली, महागठबंधन के झोली में जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आप मजबूत दिख रहे हैं क्षेत्र में। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो आपका क्या मैनिफेस्टो या चुनावी क्या मुद्दा है जिससे आप लोगों को कहते हैं कि हम अगर आएंगे तो हम इस प्रकार का काम करेंगे, हमारी कार्य योजना की प्राथमिकता ये होगी? वो क्या काम है? एक तो संपूर्ण बिहार में और जहाँ तक हमारी विधानसभा की स्थिति है, सब जगह का एक ही स्थिति। यहाँ तो मुद्दा अनंत है, मुद्दा का कोई अंत ही नहीं। इस 15 साल के शासन में, इस डबल इंजन के शासन में बिहार में कुछ विकास हुआ है क्या? सड़क बांध बना, वो भी सड़क बांध एक बगल से बन रहा है, एक बगल से टूट रहा है सड़क। इसके अलावा चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, किसी भी मामले में यह सरकार 100% फेल है। डबल इंजन की सरकार, इसके पास में आप लोगों का जो प्रिंट मीडिया है तो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो, और प्रशासन के बल पर शासन करना चाहती है प्रोपेगेंडा करके। आज जनता के बीच में जाइए तो चारों तरफ से कोलाहल है, भूचाल है। तो आपको क्या लगता है, सुशासन बाबू की सरकार शासन पर बहुत ज्यादा दाव करती है कि हमारे समय में सुशासन था, पिछले 15 वर्ष से पहले जब लालू राज था तो जंगल राज था? आपके कितना ताल्लुक रखते हैं इस बात से? यही चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि 15 साल जो शासन किया उसका अपना उपलब्धि कुछ नहीं, उसका अपना उपलब्धि है नल जल योजना। तो इसमें 85-95 उनको तुलना करना पड़ रहा है। 15 साल पहले और 15 साल अभी में ऑटोमेटिकली सब कुछ बदला है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका अपने पास में कुछ कहना नहीं है। हमारी सरकार से यदि ये तुलना करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो हमारी सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के समय में जितना यूनिवर्सिटी खुला, हमारे समय में जितना कॉलेजेज हुए, प्रखंड बने, हमारे यहाँ जितना डिस्ट्रिक्ट बना, हमने जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया, चाहे वो टीचिंग के जॉब में हो, चाहे बीपीएससी के द्वारा हो, चाहे अन्य मामले में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री में तो रेल में 90,000 करोड़ का जो मुनाफा हुआ उसको तो छोड़ दीजिए, हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में उन्होंने 3 फैक्ट्रियाँ दी। हमको लगता है कांग्रेस शासन में नेहरू जी के बाद, नेहरू जी के समय में जो हमारे यहाँ फैक्ट्री था, जो अभी बहुत चला भी गया झारखंड में दूसरी जगह, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के समय में ही 3 फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ खुली रेलवे का, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों का रोजगार मिलता भी है और आगे मिलने की संभावना भी है। तो हमारी सरकार से तुलना करते हैं, हर व्यक्ति में गुण और दोष होता है। कुछ नकारात्मक चीज को ये बना लिए हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस सरकार सबको। तो 15 साल पीछे के शासन का तुलना अभी करते हैं, लेकिन उस तुलना में भी जो सकारात्मक चीज है उसको नहीं दिखलाते। नकारात्मक इनका अपना कुछ उपलब्धि नहीं है, इसीलिए हमसे तुलना करते हैं। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा चुनाव की 2 मुख्य धारा है, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी एक नई युवती हैं, युवा हैं, और वो अचानक से बिहार विधानसभा चुनाव में आई और मुख्यमंत्री का दावा कर रही है। उसके बाद पप्पू यादव एक अपना फ्रंट का दावा कर रहे हैं। उसके बाद देवेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, मायावती और राजभर, ये मिलके एक अपना फ्रंट बना रहे हैं। इन सारे फ्रंटों में महागठबंधन की राह आपको कितनी कठिन और कितना आसान नजर आ रहा है? देखिए, जितना गठबंधन बन रहा है, जितने लोग नए लोग आ रहे हैं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। इसलिए जो
बड़े सोच वाले लोग हैं, वो भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपना एजेंडा लागू करने का, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। हम इतना कहेंगे कि यहाँ सीधे स्टेट का लड़ाई हम लोगों का महागठबंधन वर्सेस एनडीए से होगा। इस बार लालू यादव की कमी कितना खल रही है, क्योंकि 50 सालों से लगातार वो चुनाव में रहते आ रहे थे और आप लोग वरिष्ठ नेता हैं राजद के भी, तो इस बार का जो चुनाव है लालू यादव के गैर मौजूदगी में हो रहा है और युवाओं का एक अलग सा लहर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा उम्मीदवार, युवा पार्टी भी अपने आप को युवाओं के बीच में ला रही है। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है जो युवाओं के बीच में लालू यादव के गैर मौजूदगी में जाना महागठबंधन के लिए कितना मुश्किल होगा और कितने प्यार से वो युवाओं को अपने आप में कन्वर्ट कर सकेंगे? देखिए, घर के गार्जियन नहीं रहने पर तो लोगों को सफोकेशन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी सिर्फ बिहार ही के नहीं नेता थे, वो पूरे देश के नेता, जो दिशा और दशा बदलने वाले लीडर। उनका अभाव तो सबको भी खलता है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सब उनके साथ है। उनके साथ जो गांव का जो आम आवाम, गरीब आदमी है, किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, उसके आत्मा का तार और लालू प्रसाद जी के आत्मा का तार मिला हुआ है। एक दूसरे में संवाद बनता है आत्मा से। अभाव खटकने के बाद भी चुनाव पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्होंने जिनको आशीर्वाद देकर बनाया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को जितना वो वोट किया है, तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से टिकट वितरण कर रहे हैं और संचालन कर रहे हैं, और सारे युवाओं का उनके ऊपर जो विश्वास बना है और उनका प्रयोग जो कर रहे हैं वो लालू प्रसाद जी के गैर मौजूदगी में भी उसका भरपाई वो कर रहे हैं। कहीं इसका अभाव नहीं होगा। लालू जी नहीं है तो एक लोगों में और चुनौती भी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं है, हमको क्या करना है, मनसा सब बना लिया है जो हमको तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। और ये झूठी गुंगी सरकार जो है, जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की सरकार है, जहाँ दिन दहाड़े बैंक डकैती से लेके चोरी। आपको मैं एक चीज कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार में हमारे पास में 2-2 BSNL का सिम है। जब से केंद्र में सरकार बदली है, ये लोग जो आए हैं, 1 महीना तक कभी BSNL का टावर काम नहीं करता है। अब ये स्थिति है इस सरकार की। तो डबल इंजन की सरकार में लालू इस बात को भी लोग समझ रहा है, जो 15 साल के शासन में एक हमारे पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील नहीं कर सके, एक अदना चीज जो बिहार का गौरव था, हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना सके पटना यूनिवर्सिटी को, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और यहाँ का सारा जनता समझ रहा है लालू प्रसाद जी के भावना से, आत्मा से आत्मा जुड़ा। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव जी ने अपने पहली मीटिंग में उन्होंने जैसे कि कहा, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो इसमें आपका कैसा फीडबैक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जो अभी से ही वो रोजगार पे प्लानिंग कर रहे होंगे, कौन से विभाग में कितनी जगह खाली है, कहाँ से वो 10 लाख रोजगार को ला सकेंगे? क्योंकि ये अभी जो पक्ष, जो एनडीए गठबंधन है, उनका इस पर बहुत ज्यादा आलोचना आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आलोचना तो सर होगा ही। पार्लियामेंट के चुनाव के समय में माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी कहे थे, जो 72,000 रुपये सालाना यदि हम किसान को देंगे तभी हमारे सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। पहले तो उनको पप्पू लप्पू क्या क्या कहे सो सब जानते ही हैं। इतने बड़े लीडर जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको माना जाता है, पर में उसको किस भाषा से प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाद में उसी पर झक मार के 6,000 रुपये सालाना ये लोग देने का प्रयास किए। अब चलिए हमसे जो आपने प्रश्न किया है, हिंदुस्तान का पहला हमारा युवा मुख्यमंत्री चेहरा है जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल में आरक्षण लागू किया। संगठन में जिसको जितनी आबादी आरक्षण है संविधान के मुताबिक उतने सीटों पर उन्होंने पद पर आरक्षण लागू, भारत का पहला पार्टी है राष्ट्रीय जनता। उसी तरह भारत का पहला युवा नेता हमारा है भावी मुख्यमंत्री, जिन्होंने ऐलान किया यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पहली कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर मेरा 10,000 युवाओं पर होगा और नौकरी पर होगा। अब उतना ही नहीं होगा, उसमें आवेदन करने में जो खर्चा लगेगा वो भी उसको नहीं लगेगा। तो ये 10 लाख युवाओं को नौकरी कहाँ से रोजगार देंगे, क्योंकि पहली मीटिंग होगा, अभी से ही प्लानिंग चालू है उसकी? एकदम चालू है। आपको मैं कह रहा हूँ 7 लाख तो ऐसे ही स्वीकृत पद लिखते हैं। अच्छा, 7 लाख तो स्वीकृत पद लिखते हैं। जो बेईमान आदमी है, जनता को पकौड़ी बचवाना चाहते हैं, जनता को चोरी डकैती करवाना चाहते हैं। मैं एक चीज इसमें कर रहा हूँ, इस दुनिया का सबसे अजूबा सरकार है बिहार सरकार। जब हमारे भाई बंधु बाहर से आ रहे थे लॉकडाउन में, जब बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात से जब वापस आ रहे थे, तो ये सरकार के मुखिया कहे तो उसको हम बिहार की धरती पर उतरने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। और हमारे सम्मानित उप मुख्यमंत्री कहे तो जो लोग आया है ये लोग क्रिमिनल है, जिसका घर यहाँ है, जो यहाँ का वासी है, जिसका बाप बेटा परिवार समाज यहाँ रह रहा है, उसको कहता है हम उतरने नहीं देंगे। उसको कहता है जो हम क्रिमिनल है उसको आने नहीं देंगे। अब उस सरकार की बात करें तो आप ही से पूछते हैं,
जो सीट रिक्त है क्यों नहीं बहाली करता है? उसको सिर्फ रुपया चाहिए। 50 रुपये लीटर जिस समय में पेट्रोल का दाम हुआ था, अभी चंद्र से लेकर यहाँ तक जितने बड़े बड़े लोग सरकार में है, सारे लोग अनशन धरना पर बैठे थे। अब 100 के लपेट में छूट रहा है, सारा खूब शोषण करके लोग रखे हुआ है। इससे पहले भी आप बाबूबड़ी विधानसभा में एक बार विधायक रह चुके हैं, तीन बार विधायक रह चुके हैं। आपको और वर्तमान में जो विधायक थे यहाँ से, जो मंत्री भी थे, आपको ऐसा क्या लगता है जो 3 बार विधायक रहने के बावजूद कौन सा ऐसा काम है जो आपकी विधानसभा का अधूरा रह गया, जिसे आप इस बार पुरजोर करके लाने के प्रयास बहुत करेंगे? सारा काम है। जैसे सबसे पहले लीजिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसान का। समस्याएं तो आबादी बढ़ती है, समस्याएं जो बढ़ता है। और उसमें हमारी जो वर्तमान हमारे विधायक जी थे, जो स्वर्गीय हो गए मंत्री भी थे, वो आदरणीय थे, श्रद्धेय थे, उन पर हमको नहीं कुछ करना है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में बहुत सारा काम बाकी है, जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर। आपने अभी तक राजद के बहुत सारे कामकाजों को गिनाया, लेकिन इससे पहले विधानसभा 2015 विधानसभा में आप समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में आए हुए थे। तो ऐसा कौन सा मतलब आपके सामने एक कठिन रास्ता आ गया जिसमें आप समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए? क्योंकि राजद की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग रहती है। तो इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है जो टिकट मायने है या फिर विचारधारा? नहीं, विचारधारा मुख्य है। हमारे जीवन का सबसे बड़ी गलती था वो, लेकिन उसमें हम कंफ्यूज कर। हम तो जन्मजात राजद हैं, जन्मजात समाजवादी। हमारा वो सीट चला गया गठबंधन में, जिसको उस समय में हमको पार्टी की तरफ से कहा नहीं गया। और एक चीज मैं आपको बतला दूं, जो हम नेता हैं, 3 बार हमको यहाँ से विधायक हुए हैं, 1 बार जिला परिषद हुए। हम नेता नहीं, हम विशुद्ध वर्कर हैं, विशुद्ध वर्कर ही रहना चाहते। तो हमारे क्षेत्र से बहुत सारे वर्कर गए थे, वो लोग भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हो सके। तो उन लोगों का दबाव हुआ चुनाव लड़ने का। हम उस समय स्वाभाविक कंफ्यूज हो गए, कभी हमको ऐसा विश्वास नहीं था। तो उस समय में निर्दलीय से चुनाव लड़ने की बात हुई, क्योंकि हमको वहाँ से कोई निर्देश नहीं मिला। हम कई बार गए वहाँ, लेकिन वहाँ से हमको कुछ कहा नहीं मिला। उस स्थिति में हमने समाजवादी पार्टी से इसलिए चुनाव लड़ा, जो देश में सबसे बड़े समाजवादी लीडर माने जाते हैं, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हमको लालू जी के साथ रहना था, तो हमने तब समाजवादी से टिकट लिया। और इस विधानसभा में कहीं भी हम गए तो हम सारे वर्कर, सारे वोटर्स इस बात को समझते थे, हमारी बात भी होती थी। यदि हमको जनादेश मिलता है, हम जीत हासिल करते हैं, तो सिर्फ लालू जी के नजदीक जीत जाएंगे। हमारी स्थिति जीतते इसकी गारंटी नहीं है। 5 तारीख को हमारा चुनाव था, 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम हो गया लालू जी का यहाँ। उस रोज हमारा मोटरसाइकिल का जुलूस था, उससे थोड़ा और खपा हो गए। यदि लालू जी नहीं आते तो हमारी जो वोट की स्थिति है उससे अच्छी स्थिति है। जीतते इसकी गारंटी नहीं हम कर सकते, लेकिन इससे भी अच्छी स्थिति है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं? फिर चुनाव उनके प्रोग्राम के बाद लोग हमसे पूछने लगा, जो विधायक जी हम अब आपको करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का देखें, तो हम चुप हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में हमको कुछ कहना नहीं था, इसलिए कुछ वोट कम भी हुआ। तो ये हमारे जीवन का एक चुप था। हमने 5 दिन के बाद ही वहाँ सरेंडर किया। हमने कहा पार्टी हमारी है, हम पार्टी के हैं, आप हमको जैसे रखिएगा हम पार्टी में काम करेंगे। नीतीश जी के 15 वर्षों के शासन की खामियों को गिनाकर आप सरकार में आना चाहते हैं, तो इन 15 वर्षों में कुछ तो अच्छा काम हुआ होगा जो आपको लगा हो? हाँ, हुआ है। जैसे जल हुआ है, सृजन घोटाला हुआ है, आपको मुजफ्फरपुर का बालिका गिरी, कितना सर ये सब जो सर कहने लगे, कहते हैं हम तो विरोधी दल में। तो इनको 3 बार मौका क्यों मिला? मतलब क्या जनता का भूल इसे मानते हैं या क्या? जनता के क्या कहा जाए, जनता को भरमा, अच्छा, भ्रम में डालकर दिखला के जो हम ये कर रहे हैं, सुशासन ला रहे हैं, 0% पर ले जा रहे हैं। हम एक जी आपको कहते हैं, जो शिक्षा की स्थिति आपने इतना शिक्षक को बहाल कर दिया। एक आदमी को आप 5 रुपया देते हैं, एक आदमी को 2 रुपया देते हैं, उसका आत्मा कभी कभी करेगा आज उतना हम काम करें? यदि करना भी चाहेगा तो सब जगह विषमता, सब जगह जातिपात, सब जगह घुसखोरी। यह तो नियुक्ति के समय टर्म एंड कंडीशन में ही था कि एडहॉक पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया जा रहा था। अभी जो 7 लाख सीट खाली है, जो मैंने आपको कहा है, उसमें शिक्षक भी है। क्यों? और लोगों के लिए सब कुछ है। जो एम्प्लॉय बिहार का होगा उसके लिए नियम लागू होगा। वो शिक्षक दुनिया का सबसे बड़ा चीज होता है। शिक्षक पर देश बंद। आज आप लोग तो भी तो बिहार के हैं, वास्तविक स्थिति में मुझे गाँव घर में कहीं पढ़ाई होता है, स्कूल में क्या सर्टिफिकेट मिलता है? सरकार नहीं पढ़ाने देती है। इस चीज को आप बदल देंगे अगर आपकी सरकार आई तो? प्रयास करें, जितना इन लोग लगाए हैं इसमें पे, उसमें एक बैग नहीं बदलेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करें। तो इस बार अपने सीट से और बिहार में सरकार बदलने को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जनता से कितना सहयोग या समर्थन मिल रहा है? जो नौजवानों का रुझान और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें हमको लगता है जो सरकार निश्चित रूप से हमारी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री गठबंधन के उम्मीदवार
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। थर्ड फ्रंट के जो भी नेता हैं, पप्पू यादव हो या अवैसी हो या कुशवाहा हो या देवेंद्र यादव हो, वो कहते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष के लड़ रहे हैं। मतलब आप थोड़े बेईमान, आप बड़े बेईमान, आपने इतना काम नहीं किया, आपने इतना काम नहीं किया। तो क्या ये 15 बनाम 15 का जो प्रश्न है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बड़े लीडर के बयान पर कुछ अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे विधानसभा में सिर्फ 2 ही अथी है, महागठबंधन और एनडीए, इसलिए वो लोग भी बड़े लोग हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सर, आपकी सरकार जो बनेगी तो किसान के लिए क्या योजना है आपके पास? किसान को अस्मित एक चीज हम आपको कह रहे हैं श्रीमान, आप लोग भी इसी धरातल के लोग हैं। अभी एक कानून बना है जो किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकते हैं। व्यवहारिक बात कर रहे हैं, गांव घर में आप लोग हम भी रहते हैं, कोई भी गांव घर का किसान बाहर जाता है अनाज बेचने के लिए? नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जाता है? एक फसल हुआ, दूसरे फसल के लिए उसको खाद चाहिए, बीज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, इस पर औने पौने दाम में बेच लेता है। अब इसको लेकर कहाँ जाता है? ये जो बीच के जो उनके माध्यम वाले हैं, हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो कहते हैं अपने गाँव भाजपा ही वो लोग मानता है, वो व्यापारी तो एक माध्यम है, बड़े बड़े व्यापार। अब तो जितना चीज हुआ है आवश्यक कौन कानून होता है उसको भी बंद कर दिया। सारा सामान हम लोग किसान उपजाएगा, औने पौने दाम पर लेके वो अपने यहाँ स्टोर करेगा। अंबानी अग्नि के बारे में सुने, गुजरात में कितना दिन उसका अथी भी बन रहा है, उसमें बंद करेगा और सामान को महंगाई करके उसको बेचेगा, जबकि पहले से था इससे अधिक स्टॉक आप नहीं रख सकते, वो भी बंदिश कर दिया। किसान को इस देश में आजादी से लेकर अभी तक सत्य बात यह है जो सबसे अधिक दुर्दशा है। लेकिन जब से ये डबल इंजन सरकार हुई है माननीय नीतीश कुमार जी के, एक चीज और मैं आपको कह रहा हूँ, जितना सरकार के द्वारा 1800 कितना जो मिलता है आपको रेट पर धान का कीमत या गेहूं का कीमत, MSP 2% आदमी भी किसान को बेच पाता है क्या? उसमें बेच पाता है क्या? खरीदता है? वो जो औने तौर पर दाम पर जो बेचता है किसान, वो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उस व्यापारी खरीद के उसी से खरीदता है, वो लोग उसी से खरीदता है। तो किसान का तो स्थिति सबसे बदतर है। कहा जा रहा है कि आपकी सरकार आएगी तो फिर से मतलब बताया जा रहा है ऐसा कि जंगल राज लौट आएगा, अपहरण उद्योग बढ़ेगा। तो मतलब कितना जनता को आश्वस्त करेंगे कि अब पहले जैसा दौर नहीं रहेगा, आप नया शासन देने वाले हैं इस बार? सरकार के बारे में कर रहे हैं सर, तो हमको तो हंसी भी थोड़ा आता है। हमारी सरकार जंगल राज इसलिए है जो हमने कई यूनिवर्सिटी खोले, कई ब्लॉक बनाए, कई जिला बनाए, हमने हजारों के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक का बीपीएससी से बहाली किए, हमने प्रोफेसर का बहाली किया, हमने होमगार्ड का, नर्स का बहाली किया, हमने सिपाही का बहाली किया, हम एम्प्लॉयमेंट किए। और जंगल राज इसलिए कहा जाता है जो सदियों से जो लोग दबा हुआ था उसको आवाज देके ऊपर उठाए, जिसको आवाज आया बिना किसी का हित किए हुए। जितना राजद पर आरोप लगा बकवास फटवाट का, एक भी उदाहरण ऐसा हो जो हमारी सरकार में किसी उच्च वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया गया हो कानून से, नियम से, इसलिए हमको जंगल राज आपके सामाजिक न्याय को मतलब धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रचारित किया गया, यह आपका आरोप है? बिल्कुल। आज की जो स्थिति है, सैकड़ों वर्ष आजादी के बाद जो लोगों को पावर मिला था, हम एक आपको उदाहरण देते हैं। इस ब्लॉक में आप आए हैं तो बरहारा रेलवे हॉल्ट है, वहाँ पर एक जलदर सराय है, जलदर सराय वही रहता था। उस वहाँ पर कोई छीना झपटी हुआ था तो भोर में दरोगा गया तो उसको पकड़ के लाइए, पूछ के जो महात्मा आदमी है इसको कोई जानकारी हो, वहाँ से लेके यहाँ तक उसको 10 ठो बात कहा, दरोगा को कहा जो हम आपका बंदूक करवा देंगे। सुबह में जब हमको जानकारी मिली दरोगा को, हमने टेलीफोन किया थाना पर, तो कहे सर ये तो ऐसा आदमी है चाहिए नहीं पीता है, इसको पकड़ के नहीं लाया, महात्मा है, पूछना है किसी को जानते हैं कि नहीं। हम कहने वो चाय नहीं पिएगा, उसको कहिए जेबी में उसको गिलास होगा, कहिए तो आप अपना गिलास दीजिए। तो वो हिम्मत था। आज क्या स्थिति है, आज बहुत सारे लोग टूटन हुआ है, पहले की तरह बहुत सारे लोग प्रखंड थाना छोड़ दिया है। उस स्थिति में लाना चाहते हैं, उस स्थिति में ये सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सरकार सारे लोगों को जिस तरह पहले गुलाम बना के रखा गया था उस तरह से रखना चाहती। अफसरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ गया एकदम। पिछले कुछ समय पहले जब आपकी सरकार हुआ करती थी बिहार में, उस समय में कहा जाता था कि राजद का वोट समीकरण MY का समीकरण है। क्या आज भी राजद का वोट समीकरण MY ही है? जो दुश्मन है वही कहता था। MY क्या होता है? वो लोग प्रचारित करता था जादव और मुसलमान, वही हुआ शायद इसका मतलब। लेकिन आप यहाँ जाइए, सबसे अधिक जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, सबका समर्थन राजद को मिले। मैं 3 बार चुनाव जीता हूँ, हम 6 साल विधायक रहे, विभिन्न कारण से 3 में उपचुनाव में जीते, 5 में जीते तो रामविलास बाबू चाबी लेके चले गए फरवरी में, तो नहीं शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। फिर 10 में जीते, तीनों चुनाव में और जिला परिषद में हम 4 बार इलेक्टेड बने हुए। कोई भी वर्ग ऊंची जात का नहीं है,
जिनका हमको आशीर्वाद नहीं मिलता। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रश्न के दो आयाम हैं। पहला ये, आप कहते हैं कि सब बराबर हैं, कोई भी मतलब जात पात ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आरक्षण जो है, आरक्षण जिस समय में दिया गया था संविधान में 10 वर्षों के लिए दिया गया था कि समाज के जो दबे लोग हैं वो समकक्ष आके खड़े हो जाएंगे। आज 70 वर्ष हो गया आजादी का, आज भी आरक्षण बढ़ता गया और अपेक्षित जो लोग अपेक्षित थे या जो मतलब अपेक्षाकृत उस समय उपेक्षित थे, क्या वो आज भी उपेक्षित हैं? या अगर वो उपेक्षित हैं तो क्या ये 15 बनाम 15 दोनों सरकार की असफलता है कि वो आज भी उपेक्षित हैं 70 वर्ष के बाद? और दूसरी बात, आपने अभी कहा कि हमारा MOI समीकरण नहीं रहा। लालू यादव नहीं रहा तो ठीक है, MOI समीकरण कभी था ही नहीं। अच्छा, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का एक बहुत चर्चित बयान हुआ था, भूरा बाल उखाड़ फेंको, इसका आशय क्या? ये दोनों ही प्रश्न। जी जी, भूरा बाल का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं से कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, कभी नहीं है। ये मनगढ़ंत आपके हमारे जो विरोधी लोग हैं इसको प्रचारित किया गया। लालू प्रसाद यादव से बड़ा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समतावादी विचारधारा का लोग आज के युग में यहाँ पैदा नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता। उनके मुंह से नहीं निकला है और न कभी ऐसा निकाल सकते हैं। लोग उसको प्रचारित किया विरोध करने के लिए, जैसे जनमानस को नहीं, जनमानस में उनको नहीं हरा सका तो कोर्ट का सहारा लेके गलत देखकर उनको फंसाया गया और इधर बदनाम किया गया। उसी तरह वो घोड़ा बाल है। रह गई आरक्षण की बात, ये बात सत्य है जो आरक्षण परमानेंट चीज नहीं है। जो कमजोर था उसको उठाने की चीज है, उसमें कोई भी सरकार हो, सारी सरकार को जो जिम्मेवारी था उस पर सही नहीं उतरा है। उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो हमको जो आरक्षण मिला, हम कितना डेवलप किए, हमारे बाद हमारे बच्चे को उसकी आवश्यकता नहीं हो, ये मेरा भी जिम्मेवारी था और सरकार की भी। लेकिन सरकार तो निरंकुश है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, चेहरा बनाने में पूरा दुनिया में घूम घूम के दिखलाती है। और जो नीतीश कुमार जी पहले विशेष राज्य के दर्जा के लिए लड़ाई करते थे, आज पीछे पीछे घूम रहे हैं। इससे सर्वनाश क्या होगा सर? जो आदमी एक हमारे पटना विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक जगह है, हमारा विश्वविद्यालय है, उसको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? लोग उनको तो बांटना है, उनको तो तोड़ना है। नहीं तो पिछले 15 वर्ष तो आप भी थे, उस समय भी आरक्षण पर कुछ विशेष नहीं। जिस टाइम हम थे उस टाइम हमने कहा था सबसे बड़ा क्रांति मेरा था। सैकड़ों हजारों साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए, गांधी जी के नेतृत्व में आजादी मिली। उसके बाद जितने हमारे बड़े बड़े लीडर हुए, उसके बाद लालू प्रसाद जी आए जो हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग थे, जिनको जुबान नहीं था, बेजुबान थे, उनको उन्होंने उठाने का काम किया। ये आरक्षण के पक्ष में ही था। जो हमारे कमजोर लोग, लालू प्रसाद यादव भी देश के ऐसे नेता थे जो किसी सराय के मोहल्ले में जाकर वहाँ के बच्चे को स्नान कराते थे, साबुन लगवाते थे, स्कूल भिजवाते थे। उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जो महापुरुष है, जो महान है, उनको नजरअंदाज कर दिया गया, उनको बदनाम किया गया। अंत में क्या आप मतलब अपने मतदाताओं को या बाबूबढ़ी क्षेत्र के लोगों को अपील करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? अपील मैं क्या करूँगा, मैं तो एक वर्कर हूँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं वर्कर था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। हम MLA बनावे नहीं बनावे उनकी बात है, लेकिन मैं उनका सेवा करता रहूँगा। और अपील में सिर्फ अपने बारे में, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल हम पर विश्वास किया है, तो हम अपनी जनता से ये कहना चाहेंगे, तो हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। उसी विश्वास पर हमको पार्टी विश्वास किया है, उसमें सफलता। बिहार विधान